जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज करेंगे ड्राउट्स इन इंडिया। तो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या काजेज होते हैं ड्राउट्स के, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, एनडीए में गाइडलाइंस क्या क्या है, और यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट्स भी दिया हुआ है, किन किन तरीके का ड्राउट्स होते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम लोग क्लाइमेट वाला टॉपिक में करते हैं स्टार्टिंग पार्ट में, लेकिन फिर भी मैं इसमें करूँगा, अच्छे से करूँगा। और जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तो इसमें अभी स्कीम्स के बारे में ज़्यादा कुछ खास दिया हुआ नहीं है। नॉर्मली एनडीए में गाइडलाइंस दे दिया है, तो मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो उसमें स्कीम्स भी इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो UNDRR एक ऑफिस है यूनाइटेड नेशन के अंडर में। इन्होंने ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट निकाला है किसके ऊपर? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। तो उसमें ड्राउट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस रिपोर्ट में बेसिकली इम्पैक्ट्स ऑन अचीवमेंट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो सेंडाई फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है जो हम लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, और इसी के अचीवमेंट के ऊपर ये वाला रिपोर्ट है। कितना ये अचीवमेंट किया, मतलब क्या क्या इसका सक्सेसफुल है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। ठीक है, आप ये सेंडाई फ्रेमवर्क हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव में लिख सकते हैं, लेकिन ये बस एक ही इनिशिएटिव दिया हुआ है इसमें, और वो भी इंटरनेशनल है। नेशनल इनिशिएटिव इस वाले हमारा रिपोर्ट में नहीं, रिपोर्ट मतलब कि इस वाले टॉपिक में हमारा नहीं दिया हुआ। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें डाल दूंगा। मैंने नोट्स में बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखा है, उसमें से मैं इंक्लूड करके डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इंट्रो में क्या कर सकते हैं, या तो आप इससे शुरू कर सकते हैं, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड विल बी अंडर वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन, विल बी अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन बाय 2025। ठीक है, इस पे अभी अभी मैं कुछ न्यूज़ में देख रहा था कुछ एक रिपोर्ट आया है, उसमें चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम सब बोल रहा है कि 2030 तक, शायद 2030 तक पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत मतलब ये तो होना ही है, होने में कौन टाल सकता है, लेकिन रिपोर्ट बार बार बोल रहा है, फिर भी हम लोग उसको मान नहीं रहे हैं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। Effect of severe drought in India's gross GDP is estimated at 2 to 5%। आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे में एक और इंट्रो है, ये एक इंट्रो और एक इंट्रो है नीचे में, आप उसको यूज़ कर सकते हो। जब इकोनॉमिक को ड्राउट से कनेक्ट करेगा तो आपको ये लिखना है, जब क्लाइमेट को ड्राउट से कनेक्ट करेगा तो आपको ये लिखना है, मतलब क्लाइमेट चेंज को। और नीचे वाला एक जो पॉइंट है वो आप कभी भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर इंडिया स्पेसिफिक पूछेगा तो उसमें लिखना है, मैं बताऊंगा आपको आगे में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ड्राउट डिफर्स फ्रॉम अदर नेचुरल हैजार्ड्स सच एज साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामीज। तो ड्राउट जो है इन चीज़ों से अलग कैसे है, तो यही चीज़ यूपीएससी पूछता है, किस तरीके से, मतलब यूपीएससी कनेक्शन का चीज़ पूछता है, कभी भी आपको फैक्ट्स नहीं पूछेगा यूपीएससी, किस तरीके से आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो, उस पर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ड्राउट का कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं अर्थक्वेक का एक रिचर स्केल है कि हाँ भाई इतना रिचर स्केल है, फ्लड का भी हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई इतना सेंटीमीटर पानी पड़ा है, इतना सेंटीमीटर फ्लड है। तो उसके उसी लाइंस में उसी तरह ड्राउट का कोई कंडीशन है कि हाँ भाई इतना ड्राउट है, कोई बोल सकता है, कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको नापने का कोई तरीका नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ड्राउट एपिसोड। कब ड्राउट शुरू होता है और कब ड्राउट खत्म होता है ये नापना बहुत मुश्किल है। ड्राउट धीरे धीरे आता है, थोड़ा पानी खत्म हुआ, कहीं पानी है, कहीं पानी खत्म हो गया है। ठीक है, इस तरीके से कभी आता है, उसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कब शुरू हुआ है ड्राउट, और एंड भी करना बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं पानी आ चुका है, कहीं कहीं पानी नहीं पड़ा है, कहीं कहीं पानी पड़ा है तो स्टोर नहीं हो पाया है, या फिर वहाँ पे जो फार्मर्स है, ड्राउट का जो इम्पैक्ट है वो पानी आने के बाद भी उन पे हो रहा है, कर्ज वर्ज ले लिए होंगे मनी लेंडर से तो चुका नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके का बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, उसका एंड और बिगिनिंग नापा नहीं जा सकता है, लेकिन अर्थक्वेक का, फ्लड का, साइक्लोन का, सबका एंड और बिगिनिंग नापा जा सकता है। ओके, नो इंडिकेटर और इंडेक्स इज प्रिसाइजली फोरकास्ट द एडवेंट एंड सेवेरिटी। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग अर्थक्वेक फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्लड को फोरकास्ट कर सकते हैं, साइक्लोन को फोरकास्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से ड्राउट को फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चेंज आती है। ठीक है, स्पेशल एक्सपेंस टू बी फार ग्रेटर। जैसे मान लीजिए कि साइक्लोन है, फिर फ्लड है, या फिर अर्थक्वेक है, कोई एक लिमिटेड रीजन में आता है। ठीक है, बड़ा रीजन्स में नहीं आता और बहुत लंबा समय तक नहीं टिकता है।
तो ये स्पेशल एक्सपेंस टू बी फार ग्रेटर, कि इसका जो स्पेशल मतलब क्या होता है ना, स्पेस मतलब कि जगह, ऑक्यूपेंसी, ठीक है। एक्सपेंस मतलब फैलना, ठीक है। तो जगह इसका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एरिया में ड्रॉट आता है जनरली। डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर अर्थक्वेक का रिचर स्केल होता है, यहाँ पर आप एग्जांपल डाल सकते हो। इस तरीके से अर्थक्वेक का रिचर स्केल होता है। ड्राउट का कोई ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है कि हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और डैमेज टू इकोलॉजी, हम लोग का इकोलॉजी का बहुत डैमेज करता है। पेड़ सूख गया तो उसको इवेल्यूएट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि किस तरह कितना सूखा है, कितना उसका लॉस हुआ है, ठीक है। इकोलॉजिकली लॉस उसको कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखिए यहाँ पर ड्रॉट ईयर को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। आईएमडी जो हमारा होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश किया है। और देखिए इसका डेफिनेशन जो हमने देखा था कि ऊपर में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, बट इन्होंने अपना कोशिश किया है कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाए। तो ड्रॉट ईयर को इन्होंने डिफाइन किया है, ओवरऑल डिफिशिएंसी इज मोर देन 10% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, एलपीए। एलपीए जो होता है ना, जून से सितंबर तक जितना पानी पड़ा है उसको, ठीक है, उसका अगर एवरेज निकालेंगे और लास्ट का 50 साल में जो एवरेज निकालेंगे उसको बोलते हैं एलपीए, ठीक है। जून से सितंबर तक जो पानी पड़ा है लास्ट के 50 साल में, उसका जो हम लोग एवरेज निकालेंगे उसको बोलते हैं एलपीए, ठीक है। मान लीजिए कि इतना बड़ा एरिया में 10% पानी कम पड़ा है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया का 20% निकालिएगा। इतना बड़ा एरिया, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया में 10% पानी कम पड़ा है, ठीक है। एलपीए से 10% पानी कम पड़ा। अब इसका मान लीजिए कि 20% इतना होता है, ठीक है। 20% का जो एरिया है ड्रॉट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर पानी कम पड़ा है फिर भी अब आप पानी स्टोर करके रखे हुए तो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंडीशन में आपको ड्रॉट नहीं बोलेंगे। आपका कम से कम 20% एरिया अफेक्टेड होना चाहिए ड्रॉट से, तब उसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये ड्रॉट ईयर है, ये ड्रॉट ईयर है। ड्रॉट का डेफिनेशन नहीं है, ड्रॉट ईयर का डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बस बेसिकली डेफिनेशन दिया हुआ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं था, कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपको ड्रॉट ईयर अगर टर्म अगर मेंशन कर दिया आपको क्वेश्चन में, तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्रॉट का वहाँ पर डेटा नहीं डाल सकते हो, बट डेफिनेशन डाल दोगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब आपसे एग्जामिनर जो है उम्मीद करेगा कि आप डेफिनेशन लिखो, और आप डेटा डाल दोगे तो गलत नहीं होगा लेकिन नंबर कम देगा, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, ड्रॉट का डेफिनेशन जरूरत नहीं है, ये ड्रॉट ईयर था इसलिए डेफिनेशन मैंने बताया, ओके। यहाँ पर देखिए जेनेसिस एंड इम्पैक्ट्स, यहाँ पर 3 भाग में बांट दिया गया है, मेट्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल और हाइड्रोलॉजिकल, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है, बट हम इसको आंसर में इतना बड़ा हम मैप बना नहीं सकते, ठीक है। तो जब भी मैं क्वेश्चन, मतलब जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ चलता है कि इस चीज़ को क्या मैं आंसर में लिख सकता हूँ। अगर नहीं लिख सकता हूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर लिख सकता हूँ तो मैं पढ़ूंगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पढ़ने के लिए भाई लाखों चीज़ है और हमको लिमिटेड चीज़ पढ़ना है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर सके, ठीक है। अगर मैं इसको कलर कर दूं और अगर रिवाइज कर ना सकूं, रिवाइज करने में फिर उतना ही टाइम लगे जितना कलर करने में लगा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इसको रिवाइज करके, फिर फ़ायदा नहीं है इसको कलर करके। इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया, क्योंकि और ये जो चीज़ है ना मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल, ये ऑलरेडी आगे दिया हुआ है इसका डेफिनेशन, वहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट किसको बोलते हैं? अगर सीजनल रेनफॉल 25% से कम हो उसको बोलेंगे मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। यहाँ पर बहुत ऊपर में बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिया होता है, इतना हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपल से जान लेते हैं कि आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, आप पूछेगा नहीं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट बताओ। यूपीएससी अब पुराना वाला तरीका चेंज कर चुका है। यूपीएससी हमेशा कुछ नया चीज़ पूछता है, दिमाग लगाने वाला चीज़ पूछता है। पहले 2013 के पहले जो क्वेश्चन पूछता था वो याद करने वाला चीज़ पूछता था, ठीक है। अब दिमाग लगाने वाली चीज़ पूछता है, तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग को डेफिनेशन पता होना चाहिए, टर्म्स का मतलब मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट का यूज़ कर देगा तो हमें टर्म्स का अगर मालूम रहेगा तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे और आंसर कर पाएंगे, ठीक है। 25% से अगर कम हो रेनफॉल तो उसको बोलेंगे मेटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। और 26%, 50% से कम होगा तो उसको तो बोलेंगे ही, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट किसको बोलते हैं? अगर आपका लैक ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल एंड स्पेसिफिक नीड्स, अगर स्पेसिफिक नीड्स और नॉर्मल नीड्स के लिए पानी घट जाए तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या बोलेंगे? अगर सॉइल अपना नमी खो दे और रेनफॉल एडिक्वेट हो और क्रॉप ग्रोइंग सीजन में स्पेशली पानी ना पड़े,
जनरली क्या होता है, क्रॉप ग्रोइंग सीजन में पानी पड़ जाता है, लेकिन अगर क्रॉप ग्रोइंग सीजन में पानी ना पड़े तो उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एकदम सिंपल से समझना है, और सिंपल सा यहाँ समझ में आ गया हमको। ऊपर वाला जो डायग्राम था उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉट्स इन इंडिया, ये जो डेटा है ना, ये सारे टॉपर्स यूज़ करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के कॉपी में देखा यही डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर जो डेटा मैंने बताया था ऊपर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, आप ये दोनों डेटा यूज कर सकते हो, या फिर नीचे जो मैंने बताया टॉपर वाले डेटा आप, ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ओके, अब देखिए नीति आयोग ने बताया है कि हर साल 2 लाख पीपल मरते हैं, किसके कारण? इन एडुकेट वाटर एंड सैनिटेशन के कारण, ठीक है। इन्होंने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स वाला रिपोर्ट में ये चीज़ बताया है। तो ये चीज़ आप ड्रॉट में भी यूज़ कर सकते हो, और वाटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो ये उतना इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ लिख लेना चाहिए, लिख के रख लेंगे किसी एक जगह में, जहाँ पर हमारा एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड जहाँ पर हम लोग अपने सारे नोट्स बनाए वहाँ पर लिख के रख लेंगे, तो इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे कभी बाद में, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक फ्लैश ड्रॉट करके एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखा था तीन तरह का है, उसके आप जोड़ सकते हैं, इसमें फ्लैश ड्रॉट भी है। फ्लैश ड्रॉट क्या होता है ना, फ्लैश ड्रॉट हीट वेव फ्लैश ड्रॉट होता है, ये 15 से 20 दिन के लिए होता है। इस तरीके से हमने अभी देखा था न्यूज़ में कि कनाडा में हीट वेव आया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है, तो वहाँ पर अगर ड्रॉट आता है 15 से 20 दिन के लिए तो उसको बोलेंगे फ्लैश ड्रॉट, ठीक है। बस डेफिनेशन जानना है, हमें डीप में नहीं जाना है, ओके। और देखिए यहाँ पर दिया एक्सट्रीम ड्रॉट एरियाज, हमें जानते हैं कि राजस्थान जो एरिया है वहाँ पर एक्सट्रीम ड्रॉट होता है, तभी ना राजस्थान बन गया भाई। उसके बाद देखिए सेवेयर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया और मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। मॉडरेट ड्रॉट पूरा जगह होता है, हर जगह मॉडरेट ड्रॉट, ठीक है। और सेवेयर ड्रॉट मतलब बहुत बुरा ड्रॉट जो है पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। ये हम लोग को बेसिकली ना, मैंने इसलिए इसको कवर किया क्योंकि जब हम लोग का ऊपर ड्रॉट का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका यूज करके हम लोग को मैप बनाने में काम आएगा। और आप जानते हैं मैप और डायग्राम में कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। आप इसको समझना का कुछ नहीं है, आपको इसको डायग्राम बना करके आपने यूज करना है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कॉज बेसिकली बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ें, आप इसको आराम से समझ सकते हो। देखिए जनरली क्या होता है, हाई एवरेज रेनफॉल है हमारा 1150 मिलीमीटर का, लेकिन जो रेनफॉल का ड्यूरेशन है वो 100 दिन के अंदर है, ठीक है। 100 दिन के अंदर 73% पानी पड़ जाता है, ठीक है, 100 दिन के अंदर। तो ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो ड्यूरेशन कम होता है तो हम लोग स्टोर नहीं कर पाते पानी को। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अनइवन है, हर जगह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि उधर जो महाराष्ट्र साइड है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा साइड है, तो इस एरिया में उतना कम होता है, और बाकी का हमारा मेघालय साइड, आसाम साइड, उधर हर जगह साइड, केरला साइड पानी खूब पड़ेगा, लेकिन इस एरिया में पानी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी लिख सकते हो आप। इसमें एक दो एग्जांपल यहाँ से उठा के डाल देना, ठीक है। और लो एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 750 मिलीमीटर ओवर 33% क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। जो क्रॉप्ड एरिया है उसका 33% में पानी कम पड़ता है। कितना कम पड़ता है? तो 750 mm पड़ता है, ठीक है। तो जो एरिया में क्रॉप ग्रो होता है वहाँ पर पानी नहीं पड़ता है, पानी नहीं पड़ता, मतलब 33% एरिया में पानी नहीं पड़ता, बाकी सारा एरिया में पड़ता है, लेकिन 33% एरिया में पानी पड़ता है, लेकिन 750 मिलीमीटर पड़ता है, जो काफ़ी कम है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम लोग जानते हैं कि पानी का बहुत बर्बादी होता है, ये भी पॉइंट है। लिमिटेड इरिगेशन कवरेज, यहाँ देखिए 50% लिखा हुआ है, लेकिन हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में पढ़ा था कि 48.5% एरिया जो है इरिगेटेड है, ठीक है। एग्रीकल्चरल एरिया इरिगेटेड है, तो इरिगेशन कवरेज बहुत कम है, इसके कारण फार्मर्स बहुत ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए करंट चैलेंज क्या है, शिफ्ट फ्रॉम रिलीफ सेंटरिंग अप्रोच, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच टू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब ड्रॉट आता है उसके बाद हम लोग रिलीफ देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर हम लोग कुछ कंसेशन देते हैं, कुछ इंसेंटिव देते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव देते हैं, ताकि फार्मर्स को पैसे मिलते रहें, क्योंकि ड्रॉट आ गया है तो काम तो कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग देते हैं बाद में, जब ड्रॉट आने के बाद में देते हैं, रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच होता है हमारा। लेकिन यहाँ पर बताइए कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस मतलब ड्रॉट के बाद, प्रिवेंशन मतलब ड्रॉट के पहले, मिटिगेशन मतलब ड्रॉट के वक्त, ठीक है। तो तीनों को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। इश्यूज इन असेसमेंट एंड अर्ली वार्निंग, यहाँ पर देखा गया है कि अलग अलग जो हमारे पास
जो इन्फॉर्मेशन आता है ना वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग होता है। कोई बोलता है कि हाँ ड्रॉट आएगा, कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है ड्रॉट नहीं आएगा। तो ये कन्फ्लिक्टिंग होता है मैसेजेस। तो इससे हम लोग को करना पड़ेगा, उसको कोप अप करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, अच्छे बंदे का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वो लोग अच्छे से एनालाइज कर सकें डेटा को। लैक ऑफ प्रॉपर एंड रिलायबल डाटा, तो ये एक्चुअली कॉमन सा पॉइंट है, मिलता जुलता पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए एनडीएमए गाइडलाइंस। एनडीएमए गाइडलाइंस लिटरली यूपीएससी पूछ चुका है, एनडीएमए गाइडलाइंस बताइए ड्रॉट के ऊपर, ठीक है, यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। अगर आपको एनडीएमए गाइडलाइंस डायरेक्टली नहीं याद है तो आपको जो आता है, जो भी सजेशन आता है वो आप 1 2 3 4 करके लिख दो, ठीक है। उसके ऊपर लिख दो कि हाँ ये सारे पॉइंट्स एनडीएमए बोला है। कोई भी आपका जो भी एग्जामिनर है आपको थोड़ा सा कम नंबर देगा अगर आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं लिखोगे, लेकिन नंबर काटेगा नहीं आपका, क्योंकि आप जो लिखो कहीं ना कहीं तो पूरा रिपोर्ट में होगा। ऐसा नहीं है ना कि आप कोई पॉइंट लिखे हो एकदम यूनिक है, आपके अलावा कोई सोचा ही नहीं होगा। तो वो सब बंदे बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो आपका पॉइंट कहीं ना कहीं लिखे होंगे, तो आपका पॉइंट गलत नहीं होगा ये तो कंफर्म, लेकिन आपका सुंदर नहीं दिखेगा, ठीक है, आपका एक यूनिफॉर्म वे में नहीं होगा, तो आपको नंबर कम मिलेगा, लेकिन गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। नीति आयोग डाल दो, नीति आयोग अगर उस चीज़ पे कोई रिपोर्ट बनाया तो वो डाल दो। कोई बड़ा बढ़िया रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन अगर उसका रिपोर्ट बनाए तो उसका नाम डाल दो, और जो भी पॉइंट आपको याद आते हैं वो लिख दो। अगर आपको उसका नाम के अंडर में कोई पॉइंट याद नहीं है तो आपको नॉर्मली कोई पॉइंट आते हैं तो वो भी लिख सकते हो आप। कोई बंदा जो एग्जामिनर चेक करने वाला जाके वो रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा कि हाँ भाई ये पॉइंट इसमें है कि नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हल्का सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है, ट्रिक का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या सजेशन दिया है नीति आयोग। सेपरेट ड्रॉट मॉनिटरिंग सेल, ठीक है, ड्रॉट मॉनिटर के लिए अलग ही आप एक डिपार्टमेंट बनाइए, सेल बनाइए। प्रिपरेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी मैप्स, जहाँ जहाँ पर वल्नरेबल है हम लोग का ड्रॉट, वहाँ पर मैप बनाइए और उस पर काम करने के लिए हम लोग सोचेंगे। पहले मैप बनाइए, ठीक है। वाटर सेट डेवलपमेंट अप्रोच, वाटर सेट का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब कुछ सबको ध्यान में रख करके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच होना चाहिए, और एकदम टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, इतना अच्छे से आप प्लान बनाइए इस पर, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया। और देखिए असेसमेंट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यहाँ बोला कि ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन और स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब इस सैटेलाइट का वगैरह का यूज करके भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। सेंसर्स का तो ऑब्वियसली यूज करना है, आईओटी आप हर जगह डाल सकते हो। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता है सेंसर्स का इस्तेमाल करना, ओके। यूनिट ऑफ डिसलेशन ऑफ ड्रॉट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। ड्राउट कितना बुरा हुआ है, ठीक है, कितना बुरा हुआ है, कब तक चलेगा, उसका एक यूनिट बनाना पड़ेगा और उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसी यूनिट को हम ऐसा यूनिट बनाइए, ऐसा यूनिवर्सल यूनिट बनाइए जो हम हर जगह यूज कर सके, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा था ना, वन स्टैंडर्ड वन नेशन करके एक टॉपिक था हमारा, कुछ 1-2 दिन पहले मैंने बनाया था उसका वीडियो। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड पे आप हर चीज डाल सकते हो, ये वाला पॉइंट यूनिवर्सल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड। आप हर टॉपिक में इस पॉइंट को डाल सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया उसी तरीके से। सो एज टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट इन टाइम, अगर आप एक अच्छा मेजरमेंट बना दोगे, अच्छा यूनिट बना दोगे, तो हम लोग उस यूनिट का यूज करके सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट क्या, सिर्फ मिटिगेशन क्या, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर आपको एक प्रॉपर यूनिट मिल जाएगा उसको मेजर करने का, ठीक है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बेसिकली वही है, मतलब कॉमन पॉइंट है कि आपको एक वेदर स्टेशन बनाइए जो ऑटोमेटिक हो, आपको उसको बंदे नहीं चाहिए उसको ये करने, रेगुलेट करने के लिए। नहीं तो बंदे जो होते हैं, लोग जो होते हैं काफ़ी होते हैं ना, वो इररेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पायलट स्टडीज इन ऑल कैटेगरीज ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज, पायलट स्टडीज मतलब जहाँ भी ड्रॉट ज़्यादा होता है वहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने लोगों को भेजिए, वहाँ पर स्टडी करके बताएंगे क्यों होता है, कैसे इसको ठीक किया सकता है। मतलब वही है, मतलब यहाँ पर देखिए ना, ज़्यादा प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस के लिए वो प्लान बना के लेके आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्लाउड सीडिंग क्या होता है, अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि सऊदी अरेबिया इस वाला टेक्निक का यूज़ किया था। तो इस वाले टेक्निक का क्या होता है ना, आप आर्टिफिशियली क्लाउड्स में कंडेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल करके या फिर कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप क्लाउड्स में कंडेंसेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर कंडेंसेशन बढ़ता है, क्या होता है, कंडेंसेशन बढ़ता है तो पानी पड़ता है, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग इसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, आप इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। क्रॉप अलग अलग क्रॉप लगाइए ताकि आपका एक क्रॉप का जो डिमांड होता है ना, शुगर केन लगा दें, शुगर केन हर बार लगाओगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि शुगर केन जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो कुछ ऐसा
कुछ ऐसा क्रॉप्स लगाइए जो उसको सप्लीमेंट करे, ठीक है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उसको सप्लीमेंट करे। ओके, प्रमोट प्रोटेक्टिव इरिगेशन, इरिगेशन को प्रमोट करना है। एफोरेस्टेशन, आप पेड़ वेड़ लगाइए, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, अगर ड्रॉट प्रोन एरिया में इंश्योरेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आए हैं, तो वो सारे स्कीम्स को यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में डाल सकते हो, ठीक है। मैं डाल दूंगा आपका जब नोट्स बनाऊंगा, तो नोट्स मतलब जब मैं क्वेश्चन करूंगा ड्राउट के ऊपर, तो मैं वहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर में जो भी स्कीम है गवर्नमेंट का वो मैं डाल दूंगा अंदर में, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, सबको सिखाना पड़ेगा। अगर ड्राउट का मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, सबके अलग अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रेक्चुअल रिसर्च फॉर इंडस्ट्रीज फार्मर्स एज ए मीन्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। रिसर्च को कंडक्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग ड्राउट को मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से ड्राउट को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। और इस रिसर्च को रेवेन्यू जनरेशन वाला मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी फार्मर क्यों रिसर्च करेगा अगर उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो उसको इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, इस तरीके से गाइडलाइन बनाया जाए ताकि उसको रेवेन्यू जनरेशन में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ये जो बॉडी है बहुत ही एकदम लोकल लेवल में है, बहुत ही ग्रास रूट लेवल में है, तो इनका कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग काम करने वाले हैं शुरू में, क्योंकि एकदम तुरंत लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते ना गवर्नमेंट को लोग, और रहेंगे भी तो तुरंत आके कुछ टाइम बाद चले जाएंगे, लेकिन ये लोग परमानेंट है, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो इसीलिए इनका कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब रिलीफ एंड रिस्पॉन्स, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन ड्राउट एरियाज, जहाँ पर ड्राउट आ चुका है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ाइए, मनरेगा वगैरह जो भी होता है उसको यूज़ कीजिए। प्रोविजन ऑफ कंजप्शन लोन, ठीक है, आप लोन किसको देते हैं, लोन देते हैं आप बिजनेस करने के लिए, लेकिन कंजप्शन के लिए भी लोन दीजिए। कंजप्शन मतलब कि आप खर्च करने के लिए भी लोन दीजिए, कि हाँ भाई खर्च करने के लिए ले लो, आप 10-20 हज़ार खर्च करने के लिए ले लो, जब आपका धान वान उगेगा, जब ड्राउट खत्म हो जाएगा तो आप वापस कर देना, ठीक है। ब्रिंगिंग एग्रीकल्चरल लेवल्स इनटू नेट सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो सोशल सिक्योरिटी वाले जो स्कीम्स होते हैं हमारे, वो इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए, वल्नरेबल जो हमारा जो चाइल्ड है और जो वुमन है और जो हमारा ट्रांसजेंडर है, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी का बात करते हैं हम लोग, लेकिन एग्रीकल्चरल लेवल जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है उनका बात नहीं करते हैं, तो इनको भी इस वाले सोशल सिक्योरिटी वाले स्कीम्स में कवर किया जाए, ठीक है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी बेसिकली बहुत ही सिंपल है, नेशनल DMP मतलब डिजास्टर मिटिगेशन प्लान ऐसे कुछ होगा, तो इसको बनाना है, मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट था ना ऊपर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सेपरेट ड्राउट मॉनिटरिंग सेल्स, तो बेसिकली उसी टाइप का समथिंग है, तो आप उस पॉइंट को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हो गया, काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, हायर एजुकेशन इन इंडिया। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।